हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगे की तैयारी यहाँ पे एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उससे कर रहे हैं। और जो आज क्लास 9th है उसका आज आखिरी चैप्टर यहाँ पे होने वाला है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी उससे हम जो है क्लास 10th की बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है वहाँ से हम जो है शुरू कर देंगे। उसमें हम भी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्लास 9th की बायो कवर करेंगे और उसके बाद क्लास 10th की बायो, यानी जो बायो वाला सेक्शन है आपका वो एक साथ हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को आप देख रहे होंगे और आपने नोट्स जो है बना रहे होंगे प्रॉपर ढंग से, जिससे कि हमारी वन दरोगा की तैयारी प्रॉपर ढंग से हो जाए। तो इसी प्रकार से आज आपका जो है आखिरी चैप्टर आता है खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, खाद्य संसाधनों में जो सुधार हैं इसमें पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन। उसके बाद हो गया आपका फसल की किस्मों में जो सुधार होता है, फसल उत्पादन में सुधार। उसके बाद फसल सुरक्षा प्रबंधन, जैसे मैदानों में सुरक्षा होगी, बीमारी से बचाव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी टॉपिक हैं हम यहाँ पे पूरे कवर करने वाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका अध्याय एक नज़र में। ठीक है, तो जो हम एक नज़र में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से है। तो पहला आता है जो सभी जीवित प्राणी होते हैं उनके विकास और स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता है, आप लोग अगर जिंदा हैं तो भोजन की वजह से हैं, क्योंकि भोजन से हमें जो है एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है भोजन के द्वारा हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, वसा और विटामिन हो गया, आपके खनिज पदार्थ तो हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेड़ पौधे तथा जानवर भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। अगला आ जाता है भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि आपकी लगातार बढ़ रही है। तो इस बढ़ती जनसंख्या हेतु जो अन्न का उत्पादन है उसके लिए फसल तथा जो पशुधन होते हैं उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है भारत जो है 1904 से लेके 1969 तक जो है आपका अन्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है भारत में। और परंतु इसमें सुधार में अभी भी आवश्यकता है, यानी आपकी सुधार में कहीं कमी रह गई है। और देखिए, उत्पादन में तो वृद्धि हुई है लेकिन सुधार में आपकी कमी रह गई है। इसमें आता है फसलों की किस्मों में सुधार होना चाहिए, फसल उत्पादन का प्रबंधन होना चाहिए और फसल सुरक्षा प्रबंधन होना चाहिए। यहाँ पे आता है अगला आपका हरित क्रांति, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद श्वेत क्रांति आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीधे चलते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से। अब देखियो, पहले आता है आपका फसल उत्पादन में उन्नति। तो जो आपका फसल उत्पादन होते हैं उसमें हम किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड है। तो देख सकते हैं आप जो फसल उत्पादन होते हैं उसमें किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। पहला आता है आपका अनाज। ठीक है, तो पहले तो अनाज जो है आपका अच्छा होना चाहिए फसल में उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है गेहूँ आ गया, आपके चावल, मक्का, बाजरा आदि शामिल होते हैं। इससे हमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है प्रदान होता है। नेक्स्ट आता है बीज। तो जो आपके बीज होते हैं, जो पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज जो होते हैं खाने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सेब के बीज वगैरह हो गए तो ये खाने के नहीं होते हैं। जैसे अगर बीजों की बात करें, अनाज हो गया, आपकी दालें हो गई, ठीक है, और मूंगफली वगैरह होती हैं, इससे हमें बेसिकली वसा प्राप्त होता है और ये खाने योग्य होते हैं। तो बीज भी जो है खाने योग्य होते हैं। दालें आ गई, दालें जिसमें हो गया चना हो गया, आपका मटर हो गया, मसूर हो गया, विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं आपकी, तो बेसिकली वो आपके क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो उनको हम जो है खाने योग्य यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका सब्जियां तथा मसाले। ठीक है, तो जो सब्जियां, मसाले और फल वगैरह होते हैं इनसे हमें जो है विटामिन मिलता है और जो खनिज लवण ये हमें प्रदान करते हैं। जैसे आपका सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, कुछ भी फल हैं आपके जैसे। और आपकी जो सब्जियां होती है, जैसे हरी सब्जियां होती है, पालक होगी आपकी, हरी सब्जियां होगी, पत्तीदार जैसे मूली होगी आपकी, ठीक है, गाजर होगी। और मसालों में की बात करें तो जैसे मिर्च होती है, काली मिर्च होगी, फसल होगी, ठीक है, जई हो गया आपका, सूडान वगैरह हो गया। तो इस प्रकार से जो बेसिकली यहाँ पे फल सब्जियाँ वगैरह खाने के यहाँ पे काम आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फसल चक्र। तो देखते हैं फसल चक्र किस प्रकार से चलता है। पहले तो सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए जो है अलग अलग परिस्थितियों, जैसे नमी हो गया आपका, और अलग अलग जो है तापमान होता है, उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो बेसिकली कोई भी वस्तु होती है आपकी, अगर उसको उत्पन्न होती है तो बेसिकली उसको जो है उसका एक वातावरण होता है। ठीक है, तो उस वातावरण में आपका जो है टेम्परेचर जो है ज़रूरी है कि किस प्रकार का वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, किस प्रकार से वहाँ पे परिस्थिति होनी चाहिए, तो बेसिकली किस प्रकार से नमी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की वहाँ पे आवश्यकता होती है। देखते हैं फसलों में कौन कौन सी आती है। पहली आती है आपकी
खरीफ की फसल, ठीक है। तो जो खरीफ की फसल होती है ये फसल जो है बरसात के मौसम में उगती है, ठीक है। तो खरीफ की फसल आपकी बरसात में जून से अक्टूबर आप मान सकते हैं, ठीक है। अभी जून लगा है जैसे, तो जून से अक्टूबर तक जो आपकी फसल होगी इसको खरीफ की फसल बोलते हैं। इसमें आपका काला चना हो गया, हरा चना, चावल हो गया, आपका सोयाबीन, तो ये सब धान हो गया। तो ये जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रबी की फसल, ठीक है। तो रबी की फसल में ये फसलें जो है आपकी नवंबर से लेके अप्रैल तक बेसिकली होती है। तो नवंबर से अप्रैल की फसल को आप रबी की फसल बोलते हैं। और ये फसलें जो होती हैं आपकी, इसमें आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों वगैरह हो गया, अलसी हो गया, रबी, ये सारी आपकी रबी की फसलें होती हैं। आगे आता है आपका फसल उत्पादन में जो सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को जो है निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम फसलों की किस्मों में सुधार के लिए तीन प्रकार से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पहला आ जाता है फसलों की किस्मों में सुधार, यानी फसल जो है उसकी किस्मों में सुधार होना चाहिए। फसल उत्पादन प्रबंधन, जो फसल का उत्पादन प्रबंध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगला आता है फसल सुरक्षा प्रबंधन, तो जो फसल होती है उसकी सुरक्षा प्रबंधन यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, फसलों की जो फसल होती है आपकी उसकी किस्मों में सुधार। तो देखिए जो फसल होती है उसकी किस्मों में बेसिकली सुधार होना चाहिए, इसीलिए जो है फसल का यहाँ पे अच्छी होगी। तो देखते हैं फसल की जो किस्म में सुधार के कारक होते हैं वे अच्छे और स्वस्थ बीज होने चाहिए, ठीक है। तो बीज बेसिकली अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो संकरण आता है यहाँ पे, तो विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीच जो संकरण करके जो है उन्नत गुण के पौधे यहाँ पे तैयार करने की प्रक्रिया को ही संकरण कहते हैं। तो यहाँ पे संकरण की डेफिनेशन आ जाती है आपकी, जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं अगर उनके बीच संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार किए जाते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक हैं। तो जो आपके फसल की गुणवत्ता होती है उसमें बेसिकली किस प्रकार से यहाँ पे होते हैं। तो अगला आता है आपका उच्च उत्पादन। तो उच्च उत्पादन आपका होना चाहिए, जैसे प्रति एकड़ फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। तो जो आपका भूभाग होता है बेसिकली जहाँ पे आप फसल उत्पादन करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली फसल की जो है उत्पादकता बढ़ानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है उन्नत किस्में। तो आपकी जो है जो किस्म होती है बीज की वो आपकी उन्नत होनी चाहिए, अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए। जैसे जिससे क्या होगा, फसल की गुणवत्ता होगी। प्रत्येक फसल में जो है आपकी भिन्न भिन्न होती है। जैसे दाल में हो गया प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है, फल तथा सब्जियों में जो है संरक्षण महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बेसिकली उन्नत किस्म के बीज हमें आवश्यक होते हैं। अगला आ जाता है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। तो देखिए जो आपकी जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता होती है, जैसे जैविक रोग हो गया आपके, ठीक है। जैविक हो गया आपके रोग तथा लिमेटोड, और जो अजैविक होते हैं जैसे सूखा हो गया आपका, क्षारता होगी, जल क्रांति होगी, ठीक है, गर्मी होगी, ठंड होगी, तो ये आपके अजैविक होते हैं। तो इन परिस्थितियों से जो है होती है आपकी फसल उत्पादन यहाँ पे आपका कम हो सकता है, जिससे आपका क्या हो सकता है, इन परिस्थितियों को सहन करने वाली जो फसल की हानि को यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पे जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता हमने देखी। अगला आता है व्यापक अनुकूलता। तो जो आपकी अनुकूलता होनी चाहिए फसल के प्रति, वो व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का अगर विकास करना है तो विभिन्न पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें फसल उत्पादन को स्थायी रखने में सहायक होगा। तो एक ही किस्म को अगर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपकी एक ही प्रकार की किस्म होती है तो उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, जिससे हमें पता लगेगा कि जो है कौन सी किस्म की कहाँ पे जो है बेस्ट वहाँ पे उत्पादन हो रही है। अगला आता है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। तो ये बेसिकली आपका जो होती है चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं जो होती है ऐच्छिक गुण होती है। इस प्रकार की जो सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फसल उत्पादन में सुधार। तो जो आपका फसल उत्पादन होगा उसमें जो है किस प्रकार से यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। तो किसानों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको भी पता होगा विभिन्न प्रकार की यहाँ पे तकनीकी इस्तेमाल होती है, जिससे क्या होता है फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। पहला आ जाता है इसमें पोषक प्रबंधन, फिर आता है सिंचाई, तीसरा आता है फसल को उगाने के तरीके, ठीक है। तो देखिए पहला आता है आपका पोषक प्रबंधन।
तो पोषक प्रबंधन किसको कहते हैं? जो पोषक प्रबंधन होता है, जैसे दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन्हें भी जो है हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन, तथा जो अन्य 13 पोषक तत्व आपके होते हैं, तो ये बेसिकली आपको जो है पौधों में होने चाहिए। इनकी वृद्धि के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनके आधार जो है सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इनका पहला आधार हो सकता है आपका जो सोर्सेज होते हैं, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, मिट्टी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जो पेड़ पौधे होते हैं वो आप जो है अपनी वृद्धि कैसे करते हैं? वो या तो जल में जो पोषक तत्व होंगे उनसे करेंगे, या मिट्टी में होंगे, ठीक है, और या जो हवा में होंगे, जिस प्रकार का वातावरण वहाँ पे होंगे, तो उन पे वो आधारित होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वृहद पोषक। तो देखिए वृहद पोषक जो आपका होता है, नाइट्रोजन वायु वो मिट्टी से जो है प्राप्त होती है पौधों को, जो कि अधिक मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होती है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन और मिट्टी की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, जिससे वो पौधे अपनी जो है वृद्धि कर सकें। और इसमें अन्य जो होते हैं फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी होते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सूक्ष्म पोषक। तो जो आपका सूक्ष्म पोषक होता है, लौह तत्व हो गया जैसे, ठीक है, लोहे के जो तत्व होते हैं, मैग्नीज हो गया, ये कम मात्रा में जो है आवश्यकता इनकी होती है। और अन्य जो होते हैं आपके बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इनकी जो है बेसिकली यहाँ पे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको जो है सूक्ष्म पोषक कहते हैं। अगर बृहद पोषक की बात करें तो इनकी जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे इसको बृहद पोषक कहा जाता है। और पोषक प्रबंधन तो आपको पता है, जिस प्रकार से 13 जो आपके पोषक तत्व हैं, तो इनकी यहाँ पे आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका खाद तथा उर्वरक। तो देखिए खाद तथा उर्वरक की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है, और फलस्वरूप जो है फसल की उपज में वृद्धि होती है। अगर आपको फसल का जो है उत्पादन बढ़ाना है, तो बेसिकली आप उसमें क्या डालते हो? खाद वगैरह डालते हो। आप घर में भी देखते हैं खाद वगैरह मिलाते हो, उर्वरक वगैरह मिलाते हो, उससे आपकी जो है फसल का उत्पादन बेहतरीन ढंग से ज़्यादा होता है। पहला चलते हैं इसमें खाद। तो देखिए खाद जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ और अच्छा स्रोत है। यह थोड़ी मात्रा में जो है मिट्टी को जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। तो जो आपकी खाद होती है, खाद से जो है अगर क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि खाद से जो है मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, तो मिट्टी को जो है यहाँ पे पोषक तत्व यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो मिट्टी में अगर पोषक तत्व होगा तो ये बेसिकली आपके पौधे वगैरह लेंगे, तो पौधों को अगर पोषक तत्व मिलेगा तो पौधे आपकी जो है अच्छी जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी देंगे, यानी अच्छी आपकी वहाँ पे उत्पाद आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, तो आगे यह आता है, यह प्रणाली जो है उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है, और तथा पौधों के अपशिष्ट द्वारा जो है अपघटन से तैयार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके पशुओं के गोबर वगैरह होते हैं, तो उससे बेसिकली वहाँ पे खाद बनाई जाती है। आपके घर वगैरह में देखा होगा आपने, तो उससे जो है गोबर से खाद बनाई जाती है। यानी गोबर को आप जब खेतों में ढोते हो, ठीक है, तो खेतों में ले जाते हो, तो वो खाद का काम वहाँ पे करती है। अगला चलते हैं खाद के विभिन्न प्रकार। तो देखते हैं खाद के जो प्रकार होते हैं। पहला आता है इसमें कंपोस्ट खाद। तो कंपोस्ट खाद उनको कहते हैं जो पौधे होते हैं आपके, और या अवशेष पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कूड़ा हो गया, ठीक है, पशुओं का गोबर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, मनुष्य का मलमूत्र वगैरह हो गया, आदि जो कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा जो है खाद के रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। तो जो बेसिकली आपका जीवाणु हो गए और आपका कवक हो गया, ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है कंपोस्ट खाद में जीवाणु और कवकों द्वारा जो है खाद के रूप में बदलना, यह आपका कंपोस्ट खाद कहलाता है। बस यही है, एक लाइन में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका वर्मी कंपोस्ट खाद। जो आपका वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, यह आपका जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो देखा होगा बहुत सारे जो ऐसी प्रणाली होती है खेती की, जो है खेतों में आपके केंचुओं को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपके खेतों में केंचुओं के छोड़ेंगे तो जो केंचुए होते हैं वो आपके खेत की मिट्टी को, ठीक है, बारीक कर देते हैं। अगर बारीक करेंगे वो, तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अगर उसका वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो है उत्पाद बेहतरीन ढंग से वहाँ पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका हरी खाद। तो जो हरी खाद होती है, फसल उगाने से पहले जो है खेतों में कुछ पौधे होते हैं आपके, पटसन जैसे मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं। तत्पश्चात उन पर जो है हल चलाकर खेती
खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा खेत में जो हल वगैरह लगाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, जो आपके खेत में पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है, पेड़ तो नहीं होते लेकिन पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको बेसिकली हल लगाने के पश्चात वहाँ पे जो है खेत में मिला दिया जाता है, यानी जो खेत के किनारे पे रख देते हैं। ठीक है, तो इससे ये पौधे जो है हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण रखने में सहायक होते हैं। तो बेसिकली आपसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके खेत वगैरह होते हैं वहाँ से जो है उनको नाइट्रोजन और जो आपका फास्फोरस होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस प्राप्त होगा वो आपका जो है हरी खाद से प्राप्त होगा। यहाँ से आपको ये नोट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका उर्वरक। तो देखते हैं उर्वरक किसे कहते हैं। तो उर्वरक जो होता है आपका कारखानों में तैयार किए जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं और इसमें जो है अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम वगैरह पाए जाते हैं। तो उर्वरक आपका यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, उर्वरक यहाँ पे कारखानों में तैयार होता है और जो आपका रासायनिक पदार्थों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक पदार्थों से मिलके बना होगा उसे ही हम यहाँ पे उर्वरक कहेंगे। अब देखिए उर्वरक जो है आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उर्वरक बेसिकली क्या होते हैं। तो उर्वरक आपका जो है पानी में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो उर्वरक आपका पानी में घुलनशील होते हैं और जो है पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं या आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका खाद तथा उर्वरक में क्या क्या अंतर होते हैं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपकी खाद होती है, तो खाद ये होती है मुख्य रूप से, इसमें खाद में जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये प्राकृतिक पदार्थ से बने होते हैं। ये टेबल आपको याद कर लेनी है, आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो तो यहाँ से आपका खाद और उर्वरक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं और खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो अगर यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि खाद में किस मात्रा, अधिक मात्रा में या कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका कम मात्रा में। खाद जो है सस्ती होती है तथा घर तथा खेत में आसानी से बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट आ जाता है खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होते हैं। तो खाद आपका पानी में अघुलनशील आ गया। ठीक है, आगे आ जाता है इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी इसका जो आसानी से आप संग्रह कर सकते हैं और आसानी से इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका उर्वरक। तो देखिए उर्वरक जो आपके होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और ये उर्वरक में जो है अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उर्वरक जो है महंगे होते हैं और ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और उर्वरक में आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं और इसका भंडारण तथा स्थानांतरण विधि जो है सरल विधि से नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने ये मुख्य 6 अंतर देखे। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको खाद और उर्वरक यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है खाद और उर्वरक से नहीं बचेगा। अगला आता है आपका सिंचाई। तो देखिए सिंचाई बेसिकली फसलों को जल प्रदान करने की, फसलों को अगर जल प्रदान करना है तो इसी प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई देखिए कैसे होती है। पहले आता है आपका कुएं से। ठीक है, तो कुएं से जो है 2 प्रकार के कुएं होते हैं आपके। पहला आता है आपके खुदे हुए कुएं या खोदे हुए कुएं। तो जो पानी बैलों के उपयोग द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, वो वाले बैल नहीं है, दूसरे बैल हैं। ठीक है, बैल होते हैं जो इस प्रकार से, जैसा आपका कुआं हो गया, यहाँ पे ये कुआं है, यहाँ से जो है बैलों द्वारा निकालना होता है। तो ये आपका कुएं होते हैं। तो अगर इनके उपयोग से निकाला जाता है या पंप द्वारा निकाला जाता है, इनको खुदे हुए कुएं बोलेंगे। दूसरा आता है आपका नलकूप। तो इस नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिससे सिंचाई होती है और मोटर पंप का इस्तेमाल से ऊपर लाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मोटर पंप से कौन सा जो है कुआं यहाँ पे उपयोग होता है। तो मोटर पंप का उपयोग जो है नलकूप में प्रयोग होता है और आपका अगर बात करें पानी बैलों का जो उपयोग होता है वो आपका खुदे हुए कुएं में होता है या पंप द्वारा जो है आपका खुदे हुए कुएं में होता है। अगला आ जाता है आपकी नहरें। ठीक है, तो नहरें जो है, नहरों से भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसमें आता है पहला नदी उन्नयन प्रणाली। ठीक है, तो जो नदी उन्नयन प्रणाली होती है, इस प्रणाली में जो है पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो पानी बेसिकली सीधे नदी से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और इसे सिंचाई के उपयोग में नदियों वाली पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। ठीक है, तो जो बेसिकली आपकी नदी वगैरह के आसपास की
खेती होती है तो वहाँ पे जो है इस विधि का उपयोग किया जाता है, यदि नदी उन्नयन प्रणाली का। ठीक है, आगे आता है तालाब। तो देखिए, आपत्ति के समय प्रयोग आने वाले छोटे तालाब या छोटे जलाशय होते हैं वो जो छोटे क्षेत्र में पानी का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि छोटे क्षेत्र में जो आपका पानी का संग्रहण कहाँ होता है, तो यह आ जाएगा आपका तालाब में। ठीक है, तो तालाब आपको पता ही है, तालाब आपके छोटे छोटे होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे पानी होगा, अगला तालाब आ जाएगा, यहाँ पे पानी होगा, तो इस प्रकार से तालाब होते हैं। आगे आ जाता है पानी का संचरण। तो देखिए, जो पानी का संचरण होता है आपका, यानी पानी को इकट्ठा करना, तो वर्षा का पानी जो है सीधे किसी टैंक में सुरक्षित करके इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इसे इस्तेमाल के लिए यहाँ पे मृदा अपरदन को भी दूर किया जाता है। तो अगर आपका बारिश का पानी होगा, अगर आप उसे पानी को कहीं पे टैंक में यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, उसको बाद में सिंचाई के लिए यहाँ पे प्रयोग में लाते हैं, तो इसको बेसिकली पानी का संचरण यहाँ पे कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगला आता है फसल उगाने के तरीके। तो जो फसल उगाने के तरीके होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो फसल में वृद्धि के लिए जो आपके अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो और उपज अधिक से अधिक हो। इसमें आता है पहला मिश्रित खेती, दूसरा आता है अंतर फसलीकरण, तीसरा आता है फसल चक्र। तो देखते हैं, हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। तो देखिए, पहला आता है आपका मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती होता है दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना, एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे आपका हो गया गेहूं तथा चना, गेहूं सरसों, मूंगफली तथा सूरजमुखी। तो पहाड़ों में बेसिकली आप गेहूं तथा सरसों ही उगाते हैं। इससे क्या होता है, दो फसलें एक साथ होती है और जो है अधिक मात्रा में अगर इसको उगाना है तो इसको ही हम मिश्रित खेती कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका मिश्रित खेती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला आता है आपका अंतरा फसलीकरण। तो देखिए, अंतरा फसलीकरण किसको बोलेंगे, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग। तो जो आपका इंटर क्रॉपिंग होता है, अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में जो है निर्देशित पैटर्न पर उगाते हैं और कुछ पंक्तियों में जो है एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतरण में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका सोयाबीन, मक्का, बाजरा हो गया, आपका लोबिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अंतरा फसलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अंतरा फसलीकरण में देख लिया आपने, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में जो है निर्देशित पैटर्न पर उगाते हैं। तो यहाँ से पहला तो आ गया आपका मिश्रित खेती में दो फसलों को एक साथ उगाते हैं, और इसमें आ गया आपका दो या दो से अधिक फसलों को। ठीक है, तो दो या दो से अधिक फसलों को उगाएंगे तो आपका ये अंतरा फसलीकरण कहलाएगा। इसमें जैसे सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, लोबिया हो गया। आगे आता है आपका फसल चक्र। तो फसल चक्र आपका किसी खेत में जो है आपका क्रमवार जो है पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को आपका फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई खेती है, वहाँ पर आप किसी क्रम से जैसे फसल उगाते हैं, जैसा आपका पहले धान बोएंगे, उसके बाद आप गेहूँ बोएंगे, इस प्रकार से आप दालें वगैरह बोएंगे, तो इसी प्रकार से फिर आपका धान आएगा, फिर गेहूँ, फिर दालें। तो इस प्रकार से जो आपका चक्र चलेगा इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। तो अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो पोषक तत्व होते हैं मृदा में वो फसल द्वारा आपके प्राप्त कर लिए जाते हैं, और बार बार मृदा से जो है पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर जो है एक ही प्रकार के पोषक तत्व जो आपके समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन है, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी है, ठीक है, तो एक बार आप फसल उगाएंगे, यहाँ से पोषक तत्व लेगा, ठीक है, फसल, उसके बाद दूसरी बार आप उगाएंगे, कुछ पोषक तत्व लेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो पोषक तत्व होंगे वो आपकी बहुत कम मात्रा में यहाँ पे बच जाएंगे। तो बहुत कम मात्रा में बचेंगे तो इससे आपकी जो है खेती पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, यानी आपका जो है उत्पादन यहाँ पे कम मात्रा में होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका विशेषताएं। तो देखिए, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला आता है आपका मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। हमें जो है अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। जो ये कीट होते हैं वो जो है खरपतवार को नियंत्रित रखते हैं, और एक बार अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रकार की फसल जो है सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मिट्टी को जो है यहाँ पे मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो आपको जो है बेसिकली कई प्रकार की फसलें उगानी पड़ेगी। जैसे इस बार कुछ उगा दिया, ठीक है, धान वगैरह उगा दिया, दूसरे बार हो सकता है आपने जो है मंडुआ वगैरह उगा दिया, तो कुछ भी आप इस प्रकार के भिन्न भिन्न चेंजेस करके यहाँ पे जो है फसलें उगा सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपका फसल सुरक्षा प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन आपके रोग कारक हो गए, जीवों तथा फसलों को जो हानि पहुंचाने वाले कारक होते हैं उनको फसलों से बचाना है, ठीक है। तो आप जो आपके रोग वगैरह होते हैं या जो जीव होते हैं, ठीक है, तो जो फसल को हानि पहुंचाते हैं तो उनको यहाँ पे फसल को आपको बचाना है। तो अगर फसल को बचाएंगे तो यही आपका जो है फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। तो इस तरीके से जो है आप फसल को बचा सकते हैं। पहला आता है आपका कीट तथा पीड़क नाशी फसल को वृद्धि के समय। दूसरा आता है अनाज भंडारण में। तो देखते हैं, पहला आता है आपका पीड़कनाशी। तो जो आपका पीड़कनाशी होता है आपका, इसमें जो है जीव जो फसल खराब कर देते हैं, जिससे क्या होता है मानव उपयोग के लायक फसल नहीं रहती है, पीड़क कहलाती है। तो पीड़क आपका बेसिकली वो हो जाएगा जो फसल आपकी मानव उपयोग के लिए नहीं रहती है। दूसरा आ जाता है आपका खरपतवार। तो देखिए खरपतवार में आ जाता है आपका फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। तो जैसे आपके बहुत सारे पौधे होते हैं, ठीक है, फसल के साथ आप देखते होंगे कई प्रकार के अन्य पौधे भी उग जाते हैं। तो जो आपके अन्य प्रकार के पौधे होते हैं उन्हीं को आप खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कीट। तो कीट जो है विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये कीट जो है जड़, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं तो पौधे के जो विभिन्न भागों को यहाँ पे रस चूसकर उनको नष्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा जो आपके पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उन पे क्या होते हैं, कभी कभी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। तो कीड़े लगते हैं तो क्या होता है, कीड़े लगते हैं तो वो आपकी जो है पेड़ पौधों को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। नष्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनमें आपके पोषक तत्व वगैरह होते हैं उनको तो वो कीड़े वगैरह खा लेते हैं। तो वो खाएंगे तो पौधे में कुछ बचेगा नहीं, तो इस प्रकार से जो है आपकी फसल नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रोगाणु। तो रोगाणु जो होते हैं कई जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपके फंगस हो गए और वायरस जो पौधों में बीमारी की तरफ पैदा होते हैं, इन्हें जो है रोगाणु कहते हैं। ये जो है पानी, हवा और मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अगला आता है अनाज का भंडारण। तो देखिए अनाज का भंडारण आप कैसे कर सकते हैं, इस पर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पूरे साल की बात करें तो मौसम जो है अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आप अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे तो तभी यह आपके यूज के लिए होगा। परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका अनाज होता है भंडारण के समय कई कारकों से यहाँ पे जो है आपका व्यर्थ हो जाता है यानी खराब हो जाता है। पहला आता है इसमें जैविक कारक, दूसरा आता है अजैविक कारक। तो जो आपके जैविक कारक होते हैं जैसे जीवित प्राणी होते हैं, जैसे आपके कीट हो गए, चिड़ियाँ होगी, ठीक है, चिड़चिड़ी होगी आपकी, बैक्टीरिया होगी, फंगस होगी, तो ये आपके जैविक कारक होते हैं, ठीक है। फसल को खराब करने के आपके जैविक कारक आ जाएंगे। कीट हो गया, आपके चिड़ियाँ वगैरह होगी, तो जो भी आपके जीव आपको यहाँ पे जीव जो है फसल को खराब करते हैं तो वो आपके जैविक कारक हो सकते हैं। दूसरा आता है आपका अजैविक कारक। तो अजैविक कारकों में वे आते हैं जैसे आपका जो जीव के रूप में नहीं होते, जैसे आपका नमी हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, दाब वगैरह हो गया, कहीं पे आपकी जैसे फसल में पानी लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अजैविक कारक कहलाते हैं। अब ये कारक जो होते हैं आपके फसल की गुणवत्ता तथा भारत में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण के जो है निम्न क्षमता के कारण होते हैं। तो ये कारण बेसिकली आपका जो है फसल की गुणवत्ता हो गया, जैसे भारत में आपकी फसल की कमी होती है, ठीक है। तो फसल तो पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन उत्पादन आपका कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अगर आपके निम्न क्षमता वाले बीज रहेंगे तो क्या होगा, उससे जो है फसल आपकी खराब जल्दी होती है। अगला आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली कीटनाशक होते हैं और उर्वरक होते हैं, उनका प्रयोग करने से ही अपने ही दुष्प्रभाव हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं और जो क्या करते हैं लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं, ठीक है। तो जो कीटनाशक और उर्वरक होते हैं ये आपके जो है क्या करते हैं, मिट्टी की जो है गुणवत्ता को कम कर देते हैं। जैसे आप खाद वगैरह डालते हो, ठीक है, अगर आप कंपोस्ट खाद डालते हो तो उससे क्या होता है, उससे तो सही रहता है, ठीक है, उससे जो है चक्र आपका सही चलता है, जो फसल चक्र है वो सही चलता है। लेकिन आप अगर वहीं पे कीटनाशक हो गया जो कीड़े मारने की दवाई वगैरह होती है और उर्वरक होते हैं जो जो कि आपकी रासायनिक खाद होती है, अगर आप उसका उपयोग करते हो तो उससे क्या हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वहाँ पे कम हो जाती है। इससे जो होता है जो हम अनाज, फल, सब्जियां वगैरह प्राप्त करते हैं उनमें जो है हानिकारक रसायन मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो वहाँ पे पौधे होंगे तो उनमें भी बेसिकली रासायनिक गुण मौजूद होंगे, तो इनमें विभिन्न प्रकार के रसायन होंगे। अगर हम उनको सब्जियां वगैरह बनाते हैं, उसको खाते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो है हमें हानिकारक रसायन हमारे शरीर में चले जाएंगे जिससे हम बीमार हो सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनिक खेती में ना के बराबर कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी ऑर्गेनिक खेती में ना के बराबर आपका कीटनाशक यानी कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, अनाज जो है सुरक्षित भंडार गृह तक पहुंचने से पहले जो है अनाज को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय जो भविष्य में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप ऑर्गेनिक खेती में जो है कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है अनाज को सुरक्षित भंडार गृह तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो पहला आ जाता है आपका सुखाना। ठीक है, तो सूरज की रोशनी में जो है अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए आपको अनाज को। दूसरा आ जाता है सफाई का ध्यान रखना। तो जो अनाज में जो है आपके कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, यानी आपके जो गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पे आप अनाज वगैरह रखते हैं तो वो आपके बेसिकली यहाँ पे साफ होना चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। छत हो गया, आपकी दीवार हो गया या फर्श हो गया, अगर कहीं पे दीवार है तो उसे अच्छी तरह से मरम्मत कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी छत वगैरह है, हो सकता है छत से अगर पानी टपक रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका अनाज खराब हो जाएगा। तो जो दरार वगैरह होती है उनको जो है अच्छी तरह से मरम्मत कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका धूमक। तो देखिए धूमक जो होता है आपका गोदाम तथा भंडार गृह जो होता है जिस पर जो है बीज, कवकनाशी और कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो धूमक बेसिकली आ जाता है आपका जब आपका गोदाम में जो है कीटनाशी हो गया, आपके कवकनाशी और कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो वो वही आपका जो है धूमक कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भंडारण उपकरण। तो जो आपका भंडारण उपकरण होता है, ठीक है, जैसे कुछ उपकरण होते हैं जैसे आपका पूसाधानी हो गया, ठीक है, पूसा कोठार हो गया, आपका पंत कुटला हो गया, आदि उपकरण जो होते हैं इनकी संरचनाएं अपनानी चाहिए। तो साफ तथा सूखे जो आपके होते हैं दाने, जैसे प्लास्टिक बैग होते हैं आपके, ठीक है, तो उनको जो है उनमें क्या होता है सुरक्षित रखना चाहिए। इससे जो है वायु, नमी हो गया, आपका तापक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है और बाहर के वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक वगैरह के बैग होंगे तो उनको जो है अगर उनमें अगर आप जो आपका उत्पादन हुआ है फसल का, तो अगर आप उनको उसमें रख देते हैं तो उससे बेसिकली जो बाहर की नमी वगैरह होगी उससे जो है असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन में देखते हैं तो पशुपालन जो आपकी होती है घरेलू पशुओं को जो है वैज्ञानिक ढंग से पालने को ही पशुपालन कहते हैं। और ये पशुओं को के भोजन, आवास, नस्ल सुधार और रोग नियंत्रण से संबंधित होते हैं। तो पशुपालन में बेसिकली आपके जो है वैज्ञानिक ढंग से पशुओं का जो है पालन करना है। इनमें जो है उनके भोजन को, उनके आवास को, उनकी जो नस्ल है उनकी सुधार और तथा रोग को, उनमें जो रोग होते हैं उनको नियंत्रण से संबंधित यहाँ पे जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो चलते हैं पशुपालन के प्रकार। तो पहला आता है आपका पशु कृषि। ठीक है, तो पशु कृषि के मुख्य उद्देश्य आपके क्या होते हैं। पहला होता है आपका दूध प्राप्त करने के लिए, जैसे आप पालते हैं क्या, गाय हो गया, आपका भैंस वगैरह पालते हैं, तो बेसिकली इनको किस लिए पालते हैं, ताकि दूध वगैरह दे सकें। ठीक है, अगला आता है खेत जोतने के लिए। तो खेत जोतने के लिए आपके बैल वगैरह का आप यहाँ पे पालन करते हैं ताकि आपके खेत जो है यहाँ पे जुताई कर सकें। अगला आता है आपका यातायात में बैल के प्रयोग के लिए। तो पहले अभी तो यह काफ़ी कम हो गया, लेकिन अगर आप एक दशक पहले की बात करें तो उस टाइम पे बैलगाड़ी का काफ़ी प्रयोग होता है, जिससे क्या होता था यातायात में बैलगाड़ी का यहाँ पे प्रयोग होता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका पशु कृषि के प्रकार। तो जो आपके पशु कृषि के प्रकार होते हैं वो आपका पहले आता है गाय। तो गाय से जो है आपकी बॉस इंडिकस यहाँ पे होती है। अगला आता है भैंस। भैंस से जो है बॉस बुबेलिस यहाँ पे इस प्रकार की खेती होती है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए पशुपालन में जो आपके दूध देने वाली मादा होती है, ठीक है, यानी जो आपकी लेडीज होती हैं, तो इनमें जो है दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं, जैसे आपके मादा पशु होगी। ठीक है, दूसरा आता है हल चलाने वाले जानवर। तो ये जानवर जो है दूध नहीं देते हैं, कृषि में कार्य करते हैं, जैसा आपका हल चलाना हो गया, सिंचाई हो गया, बोझा ढोना हो गया। तो इस प्रकार से इन जानवरों का उपयोग होता है। तीसरा आता है दुग्ध स्त्रवण काल। तो इसमें जो है जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच के समय को जो है दूध का उत्पादन होता है। इसे दुग्ध जो है स्त्रवण काल कहते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे गाय वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो दुग्ध उत्पादन वो करते हैं, ठीक है, तो जब तक गाय जो है अगली बार जो है यहाँ पे बच्चा देती है उस टाइम तक यहाँ पे बेसिकली आपको दूध प्राप्त यहाँ पे करना यहाँ पे मिशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है पशु की देखभाल। तो पशु की देखभाल जो है किस प्रकार से करनी चाहिए। पहला आता है आपका सफाई।
तो पशुओं की सुरक्षा के लिए जो है हवादार व छायादार स्थान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने धूप में पशु को रखा है, ठीक है। धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगला आता है पशुओं की चमड़ी की लगातार कंघी से ब्रशिंग करनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी पशुओं की चमड़ी होती है उसमें भी बेसिकली कई प्रकार के यहाँ पे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, वह आपके बैठ जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म, जिससे क्या होते हैं, पशुओं को हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है पशुओं की सफाई जो है आपको लगातार करनी चाहिए। दूसरा आता है पानी इकट्ठा न हो, इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए। तो जहाँ पे आप देखते हैं पशु वगैरह होते हैं, ठीक है, तो मलमूत्र वगैरह करते हैं, तो मलमूत्र वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो वो इकट्ठा ना हो इसलिए आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ढलान बनाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे पशु वगैरह रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ढलान होना चाहिए, ताकि जो मलमूत्र वगैरह करें वो आपका आसानी से वहाँ से नीचे चले जाए, ठीक है, बह जाए। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत ही ढलान वाली जगहों में, ऐसा ढलान वाली जगहों में नहीं रखना है, लेकिन थोड़ी सी हल्की से आपकी वहाँ पे ढलान होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है भोजन। तो भोजन जो है भूसे में मुख्य रूप से आपका फाइबर होना चाहिए। तो फाइबर होगा तो उससे जो है आपको पशु को वहाँ पे ताकत आएगी, ठीक है। तो गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए, तो प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में पशुओं को यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। दूसरा आता है दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होने चाहिए। तो जो बेसिकली आपके चारा वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का चारा देना चाहिए, यानी जो चारा वगैरह होते हैं वो आपको अच्छा देना चाहिए, ठीक है। हरा चारा होता है, उससे क्या होता है पशुओं में जो है यहाँ पे विटामिन उपलब्ध होते हैं पशुओं को, और जो है आपके खनिज प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बीमारी। तो देखिए बीमारी जो पशुओं की मृत्यु हो सकती है, ठीक है, जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आपका दुग्ध उत्पादन करना है, अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, आपका क्या होगा, दूध उत्पादन नहीं होगा। जब पशु जिंदा ही नहीं रहेगा तो दूध उत्पादन कहाँ से होगा। इसलिए एक स्वस्थ जो पशु होता है नियमित रूप से वह खाता रहता है और ठीक ढंग से बैठता हुआ उठता है। तो पशु के जो बाह्य परजीवी तथा अंत परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकता है, ठीक है। तो जो बाह्य बाह्य परजीवी होते हैं, जो बाह्य जीव होते हैं आपके, ठीक है, तो उनसे क्या हो सकता है, उनसे त्वचा रोग हो सकता है। और जो अंतःपरजीवी होते हैं, जो आपके अगर शरीर के अंदर, पशु के शरीर के अंदर चले जाएं तो उनसे जो है आमाशय हो गया, आंत होगी, तो यकृत को ये बेसिकली प्रभावित कर सकते हैं, यानी आपका पशु जो है बीमार हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बचाव। तो बचाव किस प्रकार से करने चाहिए। तो रोगों के बचाव के लिए जो है पशुओं को टीका लगाया जाता है। ये रोग जो है बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। तो जो पशुओं में रोग होते हैं वो बेसिकली आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, और आपका दूसरा आ जाता है वायरस के कारण यहाँ पे पशुओं में रोग हो सकता है। तीसरा आ जाता है मुर्गी पालन, ठीक है। तो आगे देखते हैं मुर्गी पालन। तो देखिए मुर्गी पालन बेसिकली अंडे तथा जो है कुक्कुड़ मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। तो जैसे आप देखते होंगे मुर्गी वगैरह पालते हैं या मुर्गे पालते हैं, तो मुर्गी लोग बेसिकली इसलिए पालते हैं, मुर्गी वगैरह इसलिए पालते हैं मुर्गी से, ताकि आपको अंडे वगैरह प्राप्त हो जाए, ठीक है। अंडे प्राप्त होंगे तो आप उसको या बेच सकते हैं या आप जो अपने खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मुर्गे वगैरह इसलिए पालते हैं ताकि जो है उनसे जो है आपको मांस प्राप्त हो सके। तो बेसिकली यही आपका मुर्गे पालन का बेसिकली कारण होता है। अगला आता है बॉलर्स। तो बॉलर्स होता है आपके चूज़ों को जो है मांस के लिए पाला जाता है, तो उसे ब्रोलर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम बॉयलर भी कहते हैं, ठीक है। बॉयलर हम कह देते हैं लेकिन ये बॉयलर नहीं होता है, आपका ब्रोलर्स होता है, ठीक है। तो ब्रोलर्स आपके जो होते हैं, जो चूजे होते हैं उनको पाला जाता है, उसको जो है मांस के लिए पाला जाता है, ठीक है। तो जन्म से जो होते हैं 6 से 8 हफ्तों के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेयर, ठीक है। तो जो आपका लेयर होती है, जब कुकुट यानी जब आपके मुर्गे मुर्गी होते हैं वो अंडों के लिए पाला जाता है, तो उसे जो है आपका लेयर कहते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुर्गे अंडे देने के लिए पाले जाते हैं उनको जो है बेसिकली क्या कहा जाता है, तो उनको लेयर कहते हैं, ठीक है। तो जो ये होते हैं जन्म के 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये लैंगिक पक्वता के लायक हो जाते हैं तो इनके फलस्वरूप यहाँ पे अंडे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मुर्गियों में जो है निम्नलिखित विशेषताएं के कारण जो है जनन करके नई नई किस्में विकसित की जा सकती है। तो देखिए चूज़ों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है, ठीक है। तो कम खर्चे में रखरखाव। दूसरा आ जाता है छोटे कद के जो ब्रॉयलर माता पिता होते हैं द्वारा चूज़ों को व्यावसायिक उत्पादन हेतु। तीसरा आ जाता है गर्मी अनुकूलन क्षमता, यानी उच्च तापमान सहने की क्षमता। अगला आ जाता है आपका अंडे देने वाली या तथा जो ऐसी क्षमता वाले पक्षी होते हैं जो कृषि उत्पादन के लिए प्राप्त जो है सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार के आपको मुर्गे पालने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मछली उत्पादन। तो जो आपका मछली उत्पादन होता है, हमारे भोजन में जो आपको पता है मछली से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो मछली में जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है,
और उस प्रकार से हम जो है मछली का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से 4 मछलियाँ दी गई हैं। अगला आता है, पहला आता है आपका पंखयुक्त मछली। तो जो आपके पंखयुक्त मछली होते हैं ये स्वच्छ जल में, जैसे आपके कटला हो गया, रोहू हो गया, मृगल हो गया, कॉमन कार्य में जो आपके संवर्धक किया जाता है, ठीक है। तो पंखयुक्त मछलियाँ बेसिकली आपके स्वच्छ जल में होती हैं। दूसरा आता है आपकी कवचीय मछलियाँ। तो कवचीय मछलियों में आ जाते हैं आपके इसके किस्म, जैसे प्रॉन हो गया, मोलस्का हो गया, ये सम्मिलित होते हैं। तो इनको बेसिकली आपको ये नाम यहाँ पे याद रखने हैं। याद तो क्या रखने पर, यह है कि आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ये है 4 ऑप्शन में आपको जो है यहाँ से आपके दिमाग में हिट कर देना चाहिए कि आपको कौन सा यहाँ पे दिया गया था। तो मछलियों को पकड़ने के लिए जो है विभिन्न तरीके जो है मछलियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके यहाँ पे अपनाए जाते हैं। पहला आता है आपका प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियाँ यहाँ पे पकड़ी जाती है। दूसरा आ जाता है आपका स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। तो बेसिकली आप देखते हैं समुद्री संवर्धन में जो है मछली प्राप्त करना, यह समुद्र तथा लेगून में किया जाता है और कम खर्च में जो है अधिक मात्रा में यहाँ पे इच्छित मछलियों को जल में संवर्धन किया जाता है। तो जो आपकी समुद्र से होती है आपकी मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं, तो यह आपकी कम खर्चे में यहाँ पे की जाती है, ठीक है। भविष्य में जो है समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में जो है मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है और इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहते हैं। तो बेसिकली आपका जो है समुद्री संवर्धन उसको कहेंगे जो आपकी समुद्र में मछलियाँ होंगी उनको पकड़ के जो है यहाँ पे पाला जाए, ठीक है, मछली पालन किया जाए। तो अगर आप समुद्र की मछलियों को पकड़ के मछली पालन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो समुद्र में मछलियाँ होंगी आपको दोबारा वहाँ पे समुद्र में जाना नहीं पड़ेगा मछलियों को पकड़ने के लिए। अगर मछली पकड़ने दोबारा नहीं जाएंगी तो वहाँ पे जो है मछलियाँ जो है जिंदा रहेंगी, यानी मछलियों की संख्या वहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके समुद्री मत्स्यकी, ठीक है, यानी समुद्र में जो मछली पालन होता है। तो जो समुद्र में होता है इसके अंतर्गत संवर्धन हो गया, आपके तालाब हो गए और नदी आदि में जो है जल भराव किया जा सकता है, जिससे क्या हो जाती हैं समुद्री मछलियाँ, जैसे आपकी प्रोम्फेट होगी, आपकी मैकर्स होगी, टूना साइक्रन होगी, आपकी बोवेटन होगी। तो इस प्रकार से ये आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों को है समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है। इनमें प्रमुख होती हैं आपकी मुलेट होगी, भेटकी होगी, पर्ल स्पॉट कवचीय मछलियाँ। इस प्रकार के जो है आपकी मछलियों के वहाँ पे प्रकार होते हैं। अगला आ जाता है आपका अंतःस्थली मत्स्यकी, ठीक है। तो अंतःस्थली मछली होती है जो आपकी ये आपकी ताजे जल में होती है, ठीक है, यही आपको यहाँ से याद रखना है। तालाब नदी होगी आपकी और आपके जो जल भराव स्थल पर होती हैं। दूसरा आ जाता है मिश्रित संवर्धन मछली। तो मिश्रित मछली संवर्धन आपका एक ही तालाब में जो है 5 से 6 प्रकार की मछलियों का आप संरक्षण करते हैं यानी संवर्धन करते हैं, तो इसको जो है मिश्रित मछली संवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ से आपका जो है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए आपका आ गया कटला जो होती है जल की सतह से भोजन करती है, ठीक है। दूसरा आ गया तालाब के रोहू जो आपकी मछली होती है तालाब के मध्य क्षेत्र में से अपना भोजन करती है। तीसरा आ गया मृगल। तो मृगल आपकी कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन करती है। तो इसके लाभ जो होते हैं अधिक पैदावार होते हैं, ठीक है। इसका लाभ बेसिकली यह होती है कि इनकी जो है अधिक पैदावार होती है, ठीक है। अगली आ जाती है समस्याएं। तो ये इंपॉर्टेंट है, समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। समस्या यह है कि कई मछलियां जो है केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती है, जिससे क्या हो जाता है कि अधिकतर मछलियों में जो है तेजी से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ पे हार्मोन का उपयोग किया जाता है ताकि किसी भी समय जो है मछली जनन के लिए तैयार हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका मधुमक्खी पालन। तो जो आपका मधुमक्खी पालन होता है, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियों को कई लोग यहाँ पे पालन करते हैं उनको, ठीक है, कई लोग उनकी देखभाल वगैरह करते हैं ताकि उनसे जो है शहद प्राप्त हो सके। तो यही आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका आ जाता है, ठीक है। तो किसान जो वगैरह होते हैं, किसान वो मधुमक्खी पालन जो है उनका अन्य स्रोत होता है, ठीक है। और जो है मधुमक्खी पालन जो है एपियरिस बहुत बड़ी प्रकार है, ठीक है। तो जो आपका मधुमक्खी पालन है एपियरिस बहुत बड़ी इसका प्रकार होता है। तो एपियरी पढ़ते हैं। तो एपियरी जो होता है एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जो है अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं मनचाही जगहों पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि अधिक मात्रा में जो है मकरंद तथा पराग एकत्रित हो सके, यानी जो आपका शहद है यहाँ पे अधिक मात्रा में यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। तो एपियरी इसी को कहते हैं। अगला आ जाता है कुछ भारतीय मधुमक्खियों के प्रकार। तो जो आपकी भारतीय मधुमक्खी होती हैं जैसे आपकी एपिस सेरेना होगी, आपकी इंडिका होगी आपकी, तो ये सामान्य भारतीय मछलियाँ होती हैं। दूसरा आ जाता है एबिस
डोरसटा ये एक सेल मधुमक्खी होती है, और एपिस फ्लोरी ये आपकी छोटी मधुमक्खी होती है। नेक्स्ट आ जाता है यूरोपियन मधुमक्खी, जो कि भारत में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ से आपका जो है ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता होती है, इनमें जो है जल्दी प्रजनन क्षमता होती है, कम डंक मारती है, और वो ये लंबे समय तक जो है निर्धारित सतह में रह सकती है। तो इसका शहद की बात करें तो शहद जो है एक गाढ़ा और मीठा तरल पदार्थ होता है, यह औषधीय प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो तथा शर्करा के रूप में भी प्रयोग होता है। इससे जो है ताकत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अंतिम पॉइंट इस चैप्टर का, चारागाह, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती है उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खियाँ जो है पुष्पों से जो आपके फूल वगैरह होते हैं वहाँ से आपका शहद वगैरह इकट्ठा करती है, ठीक है, पराग एकत्रित करती है और मरकंद एकत्रित करती है। तो जो चारागाह होते हैं, चारागाह के पुष्पों की किस्में होती है शहद की स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो बेसिकली अगर वो जिस प्रकार का यहाँ पे मकरंद करेंगे और जिस प्रकार का पराग एकत्रित करेंगे तो उसी प्रकार का यहाँ पे शहद की क्वालिटी में यहाँ पे अंतर होता है। तो उदाहरण के लिए जो कश्मीर का बादाम शहद होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो भोजन की आवश्यकता बेसिकली जिंदा रहने के लिए होती है, या आपका आ जाता है ऊर्जा के लिए होती है, जिससे हम कार्य वगैरह कर सकते हैं। कुछ दालों के नाम बताइए जो हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो दाल होगी आपकी, क्या होगी, मूंग होगी आपकी, ठीक है, और आपका क्या हो गया, मसूर होगी। तो ये दालें जो होती हैं आपकी यहाँ पे प्रोटीन हमें देती है। अगला आ जाता है खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल जैसे मैंने आपको बताया था जो बरसात में होती है आपकी, ठीक है, जून से लेके आपकी नवंबर तक, ठीक है, तो इसको खरीफ की फसल बोलते हैं। अगला आ जाता है खाद क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो जो आपकी खाद होती है, खाद बेसिकली उसको कहते हैं जो आपकी जो है आपका बोल सकते हैं जीवों के जो है अपशिष्ट से यहाँ पे प्राप्त की जाती है। तो जो आप जीव अपशिष्ट से प्राप्त करेंगे उसे आप खाद कहते हैं। अगला आ जाता है भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो जो भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत पहला तो आपका वर्षा हो गया, ठीक है, वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्रोत है, जो इस पे ही अधिक से ज़्यादा जो है जनसंख्या निर्भर रहती है। दूसरा आ जाता है आपका नदी तालाब वगैरह हो गए, ठीक है, नदी होगी आपकी, तालाब होगी। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो स्रोत होते हैं। अगला आ जाता है पैथोजन क्या होता है, इस ये कैसे फैलते हैं, ये भी आपको करना है। अगला आ जाता है पशु कृषि के दो मुख्य तरीके क्या हैं। तो जो आपके पशु कृषि हैं इसके दो मुख्य तरीके आपको बताने हैं। ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है यहाँ पे टाइम ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। संस्करण क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं, संकरण। अगला आ जाता है मिश्रित मछली संवर्धन। तो ये भी मैंने आपको बताया है, 5-6 प्रकार की जो है मछलियों को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। मधुमक्खी पालन के लाभ बताए, शहद वगैरह मिलता है, ठीक है, जो है आपका औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बॉलर्स तथा लेयर्स में क्या अंतर होता है ये भी बता रखा है, ठीक है। बॉलर्स का जो प्रयोग बेसिकली होता है मांस वगैरह के लिए होता है। अगला आता है मिश्रित खेती के फायदे क्या हैं। तो मिश्रित खेती में पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फसलें उत्पादन हो जाती है। दूसरा आपका आ जाता है मिश्रित खेती का लाभ, कि मिश्रित खेती में 2 से अधिक जो हम 2 प्रकार की फसलें यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है खाद तथा उर्वरक में अंतर बताइए। तो ये भी मैंने आपको बताया। अगला आता है भविष्य में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के तरीके, यानी आपके जो गोदाम वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है किस प्रकार से आप जो है अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। हमारे जो है खाद्य पदार्थ क्या क्या होते हैं जो आपके मत्स्य पालन वगैरह से संबंधित थे, ठीक है। जैसे आपका मत्स्य पालन हो गया, आपका कुक्कुट पालन हो गया जिसको मुर्गा पालन वगैरह कहते हैं हम सामान्य भाषा में, और मधुमक्खी पालन वगैरह। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हमने आज कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप दूसरी बार वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका जो है यहाँ पे कोई भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से आपको जो है पूरे नंबर आपको प्राप्त करने हैं। अगर पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो चैप्टर को फिर से दोबारा देख लो, दोबारा रिवाइज कर दो। जहाँ पे समझ में नहीं आता है वीडियो पॉज करके दोबारा उस नोट्स को जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए फॉर्म में आपको बताया है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस लाइन को पढ़ के जो है समझ सकते हैं, जिससे आपकी समझ में यहाँ पे आसानी से आ सकता है। तो आज हमारा जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की जो 9th की बुक है यहाँ पे ख़त्म होती है, और कल से जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगली क्लास से वो हम 10th की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 10th की एनसीईआरटी में भी पहले हम जो है यहाँ पे बताता हूँ मैं। 10th की एनसीईआरटी में पहले हमको फिजिक्स पढ़नी है, फिर हमको केमिस्ट्री पढ़नी है,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो या केमिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, और जो 9th की आपकी बायो यहाँ पे रह गई है, ठीक है, ये मैंने अभी नहीं कराई है, और 10th की बायो तो ये मैं आपको जो है कवर करा दूंगा, ठीक है। 9th और 10th की बायो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी जो है यहाँ पे बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, और जो है आप हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे होंगे जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप मेरे साथ कर लो या किसी और के साथ कर लो। तो मैं अपने साथ इसलिए कराऊँ ताकि आपकी एनसीईआरटी जो है पूरी कवर हो जाए। उसके बाद हम जो है आपके मॉक लगाने स्टार्ट कर देंगे, यानी आपके जो है क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में है या नहीं है, या हमारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ना वही है जो आपका सिलेबस में, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। यहाँ से एंड करते हैं हम सेशन को, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है अगर आप चैनल पे नहीं हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।